Yes, ma'am. Hello student, how are you? Yes. Hello, Hello, ma'am. ma'am. I'm fine, ma'am. What about you? Hello, ma'am. I am fine, ma'am. What about you? I'm also fine, and we you are most welcome in this class. And beta, today we are going to start our new chapter, and this chapter is about natural calamities. तो नेचुरल कैलामिटीज, जैसा कि हम लास्ट क्लास में फिलहाल हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था, तो हम सभी ने ये भी पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग होने के बाद क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, कौन कौन सी नेचुरल कैलामिटीज हो सकती हैं। तो अब हमें ये पढ़ना है कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग तो नहीं उसको प्रिपेयर करते हैं, दैट मीन्स की ग्लोबल वार्मिंग नहीं भी हुई थी, उसके पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे आसपास होती थी। तो बोलते हैं नेचुरल कैलामिटी, दैट मीन्स की वो प्राकृतिक आपदाएं, उन्हें हम लोग नहीं रोक सकते, ना हमने किया है। तो कभी कभार भगवान जी गुस्सा हो जाते हैं और नेचर क्रिएटेड आतंक फैल जाता है। तो अब ये किस रूप में फैलता है, क्या क्या तबाही आती है, क्या क्या चीजें फिलहाल वेस्ट होती हैं, ये सारी चीजें हमें ना अपने इस टॉपिक में पढ़नी है। ओके मैम, आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। यस मैम आ रही है। Yes. ओके, तो चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। यस बेटा, स्क्रीन दिख रही है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारा चैप्टर है Yes, ma'am. नेचुरल कैलामिटीज, Lower. तो यानी कि प्राकृतिक आपदाएं। अब नेचुरल कैलामिटीज का दैट मीन्स ये सारी ही नेचर क्रिएटेड है, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहे कि हम हिला दें, पूरी दुनिया को हिला दें, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर हम में से कोई ये सोचे कि हमें पूरी दुनिया पे गुस्सा आ रहा है, हम पूरी दुनिया को पानी में डुबा दें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये सारा किसके लिए पॉसिबल है? ओनली नेचर के लिए। तो हमारी नेचर ही है जो सब कुछ कर सकती है। हम अगर गुस्सा भी हो जाए तो हम फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें जो नेचर कर सकती है और ये करती भी है बहुत बार, तो ये क्या होती है? नेचुरल कैलामिटीज, दैट मीन्स की प्राकृतिक आपदाएं हैं ये सारी। ये हमारी नेचर जो है करती है। बहुत बार ऐसा होता है, कहीं पर बाढ़ आ जाता है, कहीं पर अर्थक्वेक आता है, कहीं पर सुनामी आती है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ओके, चलिए तो Yes, सबसे ma'am. पहले हम पढ़ते हैं व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर। हम इस चैप्टर में मेन कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट इज अर्थक्वेक, सुनामी एंड वोल्केनिक eruption। तो हमें अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है, दैट मीन्स की जमीन का हिलना, भूकंप। एंड दूसरा है सुनामी, एंड थर्ड आता है हमारा वोल्केनिक eruption, दैट मीन्स की ज्वालामुखी विस्फोट। तो अब ये क्या है? फिलहाल हम सभी नाम सुन रहे हैं पहली बार, और इन सब में क्या होता है ये फिलहाल अभी हमें नहीं पता है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और उसके बाद जब ये चैप्टर पढ़ लेंगे ना, तब हम भी जानकार हो जाएंगे, हमें भी नॉलेज हो जाएगी, हम भी किसी को बता सकते हैं। चलिए, तो अब इसके अलावा और क्या पढ़ना है हमें? साइक्लोन, फ्लड एंड ड्राउट। तो साइक्लोन के बारे में पढ़ना है। साइक्लोन होता है चक्रवात। अब ये क्या होता है फिलहाल पता नहीं, चैप्टर में पता लगेगा। दूसरा है फ्लड, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत नॉलेज ले चुके हैं ग्लोबल वार्मिंग वाले चैप्टर में। एंड ड्राउट क्या होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत नॉलेज ले। सूखा पड़ जाता है। ओके, Yes, अभी हमें जिन चीजों के बारे में डिटेल में जानना है, तो इसको आप सब जब ध्यान से सुनेंगे ना, डीपली सुनेंगे, और क्या होता है कैसे होता है, तभी हमें फाइनली समझ आएगा। तो देखिए अब क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो डियर चिल्ड्रन, यू ऑल लिसन केयरफुली। Natural calamities are disaster caused by the natural processes of the earth that result in the loss to life and property। तो नेचुरल कैलामिटीज क्या है? ये एक डिजास्टर है, यानी कि आपदाएं हैं। जैसे एक महामारी आती है, कोई बीमारी फैल जाती है, फिलहाल जैसे आज के टाइम पे है कोविड-19। तो ये तो एक एपिडेमिक है, महामारी है, जो किसी बैक्टीरिया और जर्म्स के थ्रू फैली है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कोई बीमारी नहीं आती हम लोग को, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। एंड ऐसा कब होता है? डिजास्टर में, दैट मीन्स की जब आपदा आती है तब। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है हमारी अर्थ के ऊपर, और इसका रिजल्ट क्या होता है? इज दैट कैन रिजल्ट इन लॉस टू लाइफ, यानी कि लाइफ का अंत, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। एंड प्रॉपर्टी, तो फाइनली लोग भी मर जाते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स की जमीन का भी नुकसान हो जाता है। Although natural calamities often
अकर विदाउट वार्निंग। और दूसरी ये चीज देखिए, क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग है, हमें इसमें वार्निंग मिली हुई है कि अगर लगातार ऐसा होता गया ना तो आने वाले टाइम पे फ्लड हो जाएगा, या फिर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, या फिर ड्राउट आ जाएगा। तो हम सभी को वार्निंग मिली हुई है ना, और इसको हम रोक भी सकते हैं, कर सकते हैं ना हम सभी। तो Yes, ma'am. लेकिन कुछ नेचुरल कैलामिटीज, कुछ नेचुरल डिजास्टर ऐसे हैं जो बिना वार्निंग दिए आ जाते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे हम कभी कभार, आपने देखा होगा, एक्सीडेंट हो जाता है किसी का सड़क पे, तो उसको पहले से कोई ये नहीं बताने आता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, नहीं पता होता है ना उसे। तो ऐसे ही ये नेचुरल डिजास्टर भी आते हैं, उनका भी हमें नहीं पता होता, अचानक से आ जाते हैं और तबाही मचा के चले जाते हैं। चलिए, तो ये विदाउट वार्निंग, दैट मीन्स कि बिना चेतावनी के आते हैं। वी कैन मिनिमाइज द डैमेज, हम इस डैमेज को कम तो कर सकते हैं, दैट मीन्स कि इससे होने वाले खतरे को कम कर सकते हैं बाय टेकिंग सर्टेन प्रिकॉशन एंड फॉलोइंग सेफ्टी टिप्स। तो हम इससे होने वाले खतरे को कम कर सकते हैं अगर हम सर्टेन प्रिकॉशन, दैट मीन्स कि ये जो प्रिकॉशन है, कुछ जानकारियां हैं, कुछ सावधानियां हैं, अगर हम उन्हें बरतें, और कुछ सेफ्टी टिप्स हैं, कुछ सुरक्षा के नियम हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें, तो इनसे होने वाले खतरे को कम किया जा सकता है। रोक नहीं सकते हम, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं है जो फाइट करने के लिए खड़ा हो जाएगा। जैसे एक बार हमें कौन से एक लॉर्ड के बारे में बताया था कि जब वो बारिश आ रही थी ना, तो अपनी उंगली पे एक बड़ा सा पर्वत लेकर के खड़े हो गए थे। जानते हैं आप कौन? मैम कृष्ण, भगवान यस मैम भगवान कृष्ण, यस, मैम भगवान कृष्ण। तो फिलहाल इस टाइम पे कोई भगवान कृष्ण नहीं है जो आके हमें बाढ़ से बचा लेंगे या बारिश से बचा लेंगे। तो अब हम सभी को सहना तो है ही, लेकिन हम उसे कुछ कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके, यस मैम। चलिए, तो अब देखिए, सबसे पहले है हमारा जंप स्टार्ट सेक्शन। यस बेटा, स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस मैम। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले Yes, ma'am. सेक्शन से। तो राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। तो हमें हर बार की तरह पहले ट्रू फॉल्स सॉल्व करना है। पहले जंप स्टार्ट सेक्शन है। तो फ्यूल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑन बर्निंग। तो अब फिलहाल अभी आपने इन एनर्जी के बारे में पढ़ा ही नहीं है, कितने टाइप्स की एनर्जी होती है। फिलहाल आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें पढ़ना है। तो अब आपको बताना है कि जो फ्यूल्स हैं, जब ये जलते हैं तो क्या ये जलने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, यस। तो बेटा, कौन से फ्यूल को जलाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है? किसी को नहीं। Ma'am. ma'am. पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है? नो। आपको पता है फ्यूल्स जलने के No, बाद ma'am. एनर्जी रिलीज करते हैं? मैम वाटर का, मैम वाटर से, Yes, ma'am. मैम वाटर से कुछ। तो बेटा, वाटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तैयार होती है, लेकिन जब फ्यूल्स को बर्न किया जाता है तो इससे कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, हीट एनर्जी। दैट मीन्स कि हम किसी भी फ्यूल को जलाएं तो उससे गर्माहट निकलती है, तो इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी। ओके, चाहे हम फ्यूल में लकड़ी को जलाते हैं, चाहे कोयले को, चाहे पेट्रोलियम को, कोई भी फ्यूल जलाएं, तो वो सारे ही फ्यूल्स जलने के बाद हीट देते हैं हमें। तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं? हीट एनर्जी में, ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये क्या आ जाएगा हमारा? फॉल्स। चलिए, अब आगे देखिए। फ्लड्स ऑफन अकर एट अ प्लेस विद अ हैवी रेनफॉल। तो फ्लड्स यानी कि बाढ़ मेनली उन जगह पर आते हैं जहां पर हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो क्या ये Yes, ma'am. Ma'am, true. Yes, ma'am. Ma'am true. ट्रू? ओके, तो नेक्स्ट Ma'am ऑप्शन, true. yes, this is a true option. Okay, now we come at option number C. Air blowing with force is known as wind. तो हमारी एयर जब फोर्स के साथ, बहुत ही दबाव के साथ जब चलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? विंड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, तो ये भी Ma'am, क्या है हमारा? ट्रू। Ma'am true. नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो फिलहाल आपने अभी इसके बारे में भी नहीं पढ़ा है। तो द क्रस्ट इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस।
यस, जानता है इसके बारे में कोई? नो। चलिए आपको मैं बताती हूँ फिलहाल। अभी बेटा पता है आपको, अब आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत सारी नॉलेज वाली चीजें पढ़नी है। तो आपसे पूछा है कि जो हमारी अर्थ की जो, मैम आई थिंक यस, तो बेटा इसमें देखिए सबसे आपसे क्या पूछा है कि जो हमारी अर्थ की सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, सबसे ऊपर वाली, तो दिस इज द क्रस्ट। यस तनिष्का, नाउ यू टेल। यस तनिष्का। तनिष्का ने हैंड शो किया था। यस तनिष्का। तनिष्का बेटा माइक ऑफ है, आपकी आवाज किसी को भी नहीं सुनाई दे रही है। यस। मैम मैंने हैंड शो नहीं किया था। ओके कोई बात नहीं। अच्छा बेटा स्क्रीन पे शो हो रहा था। यस अनुप्रिया, नाउ यू टेल। मैम ट्रू। चलिए तो बेटा अभी मैम ट्रू। इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है, फिलहाल आप सभी लोगों को गेस ही करना है। तो अब देखिए हमसे क्या पूछा है, हमारी अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर क्या है? क्रस्ट। तो ये ट्रू है क्योंकि हमारी अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है क्रस्ट, उसके नीचे वाली होती है मेंटल, एंड जो सबसे नीचे वाली होती है वो होती है कोर। तो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, हमारी अर्थ इन 3 लेयर्स में डिवाइड है। तो इसमें हमें सबसे ऊपर वाली पूछा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है? क्रस्ट। अब देखिए अभी मैंने जो आपको बताया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से पूछ लिया गया। तो द मेंटल इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ का सबसे यस मैम। Yes, ma'am. मेंटल है। नो, आपसे ट्रू। नो, करेक्ट नहीं है। दिस इज इन मैम फॉल्स। अब आप सभी ध्यान से सुनेंगे। मैंने अभी आपको बताया है कि हमारी अर्थ 3 लेयर्स में डिवाइड है। सबसे पहले क्रस्ट, बीच की मेंटल एंड लास्ट की कोर। और आपसे क्या पूछा है? इनर मोस्ट, यानी कि सबसे नीचे वाली, सबसे अंदर वाली कौन सी हुई? Ma'am, four. कोर। तो आप मेंटल, Four. यस, तो आपने मेंटल को कहां से बोल दिया करेक्ट ऑप्शन है? ये इनकरेक्ट है। ओके तो देखिए फर्स्ट हो जाएगा आपका फॉल्स, सेकंड ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, एंड फोर्थ भी ट्रू है, एंड लास्ट क्या हो जाता है हमारा? फॉल्स। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? लिस्ट एनी 2 यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी एंड ऑफ विंड एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को कहाँ यूज किया जाता है, आप सभी जानते हैं? मैम लाइट मैम इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी यूज किया जाता है। यस, सोलर एनर्जी का मैम सोलर। यस बेटा, सोलर रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है लाइट के लिए, क्योंकि आप सभी ने फिलहाल देखा ही होगा, आपके स्कूल में भी सोलर पैनल लगे हुए हैं। Ma'am, light. यस मैम। क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट यूज क्या हो गया इसका? सोलर एनर्जी एंड द सोलर रेडिएशन यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके तो अब 2 यूज बताने आपको, एक और यूज बताएंगे इसका। यस आप दूसरा यूज भी जानता है? नो Ma'am, fan. चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो दूसरा इस्तेमाल है सोलर रेडिएशन का कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए। तो इसके लिए सोलर कुकर बनाया जाता है। एक बॉक्स बनाया जाता है, उसमें मिरर लगा दिया जाता है, और उस मिरर पे क्या होता है, सनशाइन पड़ती है, और उसके अंदर आप ना एक खाने वाला कटोरा रखते हैं, और वो जो रोशनी सारी Yes, ma'am. उस खाने Yes. कुकिंग एंड तो ये किस किस में यूज होता है? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर कुकिंग एज अ सोलर कुकर। ओके चलिए तो अब हमें बताना है यूजेस ऑफ विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ होता है? यस वू टेल। मैम इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी यूज किया जाता है। मैम विंड मिल को चलाने के लिए यूज किया जाता है। चांद्रिका? यस मैम। मैम विंड मिल्स। यस विंड मिल, तो पवन चक्की को चलाने यस मैम विंड मिल का इस्तेमाल होता है। यस विंड एनर्जी का। एंड इसके अलावा और कौन सा यूज है? यस अनुप्रिया? मैम विंड एनर्जी हेल्प अस इन ड्राइंग क्लॉथ्स। यस तो ये क्लॉथ्स ड्राइंग करने में भी हमारी हेल्प करती है। और दूसरा बेटा आपको एक चीज और पता है, आप सभी ने वोटिंग की होगी। मैम वोटिंग की? यस वोटिंग मैम ओटी वोटिंग यस Yes, ma'am.
मैम नाव चलाने के लिए। नाव की No, साइड ma'am. पानी में बैठ के मैम की है। मतलब तैर के तो नहीं यस मैम, मैम नो। यस मैम। मैम खुद चली। बेटा अगर हवा ना चल रही हो ना तो आपकी बोट एक ही जगह रुकी रह जाएगी। तो किसी बोट को या किसी Yes, जहाज ma'am. को या किसी शिप को मूवमेंट कराने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है हमें? विंड एनर्जी की। ओके, मैम Wind energy. चलिए तो कर लेंगे Yes, आप ma'am. सभी। Yes, ma'am. तो देखिए आपको आज का ये आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है? जंप स्टार्ट सेक्शन एंड तो जंप स्टार्ट सेक्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों के क्वेश्चन आंसर करने हैं आप सभी को। कर लेंगे सभी? यस मैम। Yes, ma'am. चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तो आप सभी को बेटा ध्यान से सुनना है क्योंकि इन सारे ही नेचुरल डिजास्टर के बारे में हमें नहीं पता है। तो ये सारे आते हैं और इसको फिलहाल सीरियसली पढ़ना है। ओके, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल चीजें हैं और इनके बारे में आपको अगर आज पढ़ लेते हैं ना तो इसके बारे में आपको क्लास 7th, क्लास 8th, क्लास 9th, क्लास 10th सब में पढ़ना है इन डिटेल। आपका जो सिलेबस है वो और बड़ा होता जाएगा। ओके, तो इनके बारे में इसलिए आपको सभी को ध्यान से सुनना है। ओके, Yes, ma'am. चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल इस टॉपिक में। तो बेटा आज हम देखते हैं, आज हम ओनली अर्थक्वेक के बारे में ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम सभी को दूसरी नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ना है। तो आज का टॉपिक हमारा केवल क्या रहेगा? अर्थक्वेक। ओके, चलिए तो अब हम आते हैं इसमें। Yes, ma'am. नेचुरल कैलामिटीज आर हैजर्डस दैट हैपन विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था। उसके लिए तो हम खुद तैयार कर रहे हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। यानी कि हम फैक्ट्रियां बहुत सारी यूज कर रहे हैं, बहुत सारे पेड़ों को काट रहे हैं, बहुत सारे कूड़े को जला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए तो हम जिम्मेदार हैं। तो क्या होता है? दैट मीन्स कि अगर उसके बाद फ्लड आता है या ड्राउट होता है तो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, बिना कुछ किए ही हमें पनिशमेंट मिल जाती है। और वो कब होता है? जब नेचुरल कैलामिटीज आती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही हैजर्डस है, बहुत ही नुकसानदायक है और ये बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के, दैट मीन्स कि बेचारे इंसान की कोई गलती नहीं रहती लेकिन फिर भी आ जाती हैं। Let us learn in detail about various natural calamities. तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे आती हैं, क्या क्या नुकसान करती हैं और इनका नुकसान हमें पता कैसे लगता है और क्या हम इनसे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ओके, देखिए सबसे पहले है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या है? एन अर्थक्वेक इज, चलिए तो अभी एक बार टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक बार आप लोगों से आपकी प्रीवियस नॉलेज लेते हैं। अर्थक्वेक के बारे में कितने लोग जानते हैं? यस शान्विका। Ma'am, when the rotation of the earth, with fast speed, that time the earthquake came, it destroyed many of the buildings and also harm our earth. Okay, very good. Yes, Aman, now you tell. What do you know about earthquake? Ma'am, the meaning of the earthquake is bhukamp. Ma'am, when the earth is rotation fast, then many buildings and the homes, मैम बहुत तेजी से मैम हिलने लगते हैं मैम, होम्स एंड। अनुप्रिया, now you tell बेटा। Ma'am, the earth rotation when earthquake is coming, the earth rotation being very fast and many buildings and homes may fall. Okay, very good. And it may. यस बेटा, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। आप सभी ने ये बताया अभी तक कि जब हमारी अर्थ जो है वो बहुत स्पीड में मूवमेंट करती है तब अर्थक्वेक आता है। तो अब देखिए एक चीज और आती है, हमारी अर्थ जो है वो मूवमेंट करती है और उसी के बिहाव पे हमारा ईयर बनता है। दैट मीन्स कि हमारी जो अर्थ है ना वो पूरे एक साल में सन के चारों तरफ रोटेशन करके आ जाती है। जानते हैं आप सभी? यस, मालूम था आप सभी को? तो यानी कि अभी आप अगर हम आपके अकॉर्डिंग बात करें बेटा,
तो आप लोग बता रहे हैं कि जब हमारी अर्थ की स्पीड तेज हो जाती है तब अर्थक्वेक आता है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमारे साल में कभी भी 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन कम हो गए हैं? No, ma'am. नहीं हुआ ना? तो यानी कि ये अर्थ के सन के चारों तरफ रोटेशन करने से तो होता ही नहीं है भूकंप। अब अगर ये हमारी अर्थ के स्पीड में चलने से नहीं आता है तब कैसे आता है? तो अब हमें इसका आंसर जानना है। ओके, तो चलिए अब आप सभी को ध्यान से सुनना है। तो देखिए बेटा, ये किससे रिलेटेड है और कैसे आता है भूकंप। तो देखिए, एन अर्थक्वेक इज अ ट्रेमर दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू द सडन मूवमेंट और वाइब्रेशन इन द अर्थ सरफेस। तो अब देखिए क्या होता है बेटा, जो अर्थक्वेक है वो इज अ ट्रेमर दैट मीन्स की ऐठन मरोड़न जो होती है हमारी अर्थ के अंदर इज टेक प्लेस ड्यू टू द सडन मूवमेंट। तो अचानक गतिविधि से होता है। अब ये कहाँ पर होती है? हमारी अर्थ के रोटेशन करने से नहीं, हमारी अर्थ के अंदर वाइब्रेशन होने से। तो आप सभी जानते ही हैं कि हम अपनी अर्थ पे कहाँ रहते हैं, ये जानते हैं आप सभी? मैम ऊपर। मैम ऊपर। देखिए, जो आपकी मैम अर्थ है ना ऊपर। वो बिल्कुल गोल है। यस, वो Yes, बिल्कुल ma'am. गोल है ना। यस मैम। तो हम उस Yes, अर्थ ma'am. के ऊपर रहते हैं। दैट मीन्स जो हमारा चलिए, तो अभी फिलहाल ना इस अर्थक्वेक को स्टार्ट करने के पहले भी आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। तो बेटा, आप सभी ने देखा है कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड शेप में है। यस मैम राउंड है ना, Yes, बॉल, एक बॉल की Yes, तरह, ma'am. जो बॉल आप, जो गेंद आप यूज करते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, इसी शेप में है ना। यस यस मैम। मैम। चलिए, तो अब बात क्या आती है कि हम लोग कहाँ Yes, रहते हैं उस ma'am. अर्थ पे? मैम ऊपर बॉल की। मैम मैम ऊपर। ओके, सौरभ कह रहे हैं मैम, बॉल आपका। के ऊपर। ओके सौरभ, तो यानी कि जो हमारी अर्थ एक बॉल है, हम उसके ऊपर रहते हैं। No, ma'am. यस सौरभ, यस मैम। जैसे No, यहाँ ma'am. पे- हम ऑफ साइड करेंगे. तो देखिए, ये आपकी अर्थ है जो राउंड शेप में है। और सभी को ध्यान से सुनना है क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं किसी को नहीं बताऊंगी और सभी को क्वेश्चन के आंसर बताने हैं फिर। तो जो हमारी अर्थ है ना वो राउंड शेप में है और अकॉर्डिंग टू मतलब आप सबकी अकॉर्डिंग हम लोग कहाँ रहते हैं? ऊपर अर्थ के। यस क्लियर? यस मैम। यस मैम। और आपको पता है बेटा, जो हमारा इंडिया है ना वो उस बॉल के इस तरफ पड़ता है, ऊपर नहीं, इस तरफ। यानी कि नीचे। पूरी बॉल है, हम उस Inside. बॉल का जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, अगर आप उस बॉल को बीच में से काट दें तो उसका जो सेंटर पार्ट होगा, आधे वाला पार्ट जहां से आपने उसके 2 हाफ किए, हमारा इंडिया वहां पर है। तो आप ये सोचिए कि अगर हम लोग वहां पर हैं और हमारी अर्थ घूमती रहती है फिर भी हम लोग गिरते नहीं है नीचे। मैम ग्रेविटेशनल फोर्स। यस मैम। यस, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी गुड बेटा। Gravity तो हम सभी लोग जो हैं वो बॉल के इधर वाले पार्ट में, फिलहाल बॉल के नीचे वाले पार्ट में भी लोग रहते हैं। अगर बॉल नीचे हो तो नीचे की तरफ भी लोग रहते हैं, लेकिन वो भी नहीं नीचे गिरते हैं क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ जो है वो सारी चीजों को अपनी तरफ इकट्ठा करे रखती है। एंड दैट इज वाई जो हमारी अर्थ पे जो पानी है ना वो नीचे वाला पानी भी नहीं नीचे गिर पाता, क्योंकि हमारी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पानी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया रहता है। ओके, इतना क्लियर हो Yes, गया सभी को? ma'am. तो अब हम Yes, आते हैं ma'am. कि भाई भूकंप, अभी Yes, तो ma'am. फिलहाल अभी Yes, हमें ma'am. अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है। तो ये सब हम आते हैं अर्थक्वेक पे। तो अब देखिए, हम लोग कहाँ रहते हैं? हम सभी ने पढ़ लिया है, हम सभी रहते हैं अर्थ पे, उसके लैंडेड पार्ट पे। और आप सभी जानते हैं कि लैंडेड पार्ट इज अ कॉन्टिनेंट, इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। जानते हैं ना आप सभी? मैम ये बेटा जिस पार्ट पे, दैट मीन्स कि जो हमारा इंडिया है वो एक बड़े से कॉन्टिनेंट पे बसा हुआ है, ये भी जानते हैं आप लोग? यस मैम। कॉन्टिनेंट क्या है? यानी कि बहुत बड़े से समुद्र के बीच में जब एक मैम, लैंडेड पार्ट निकल के आता है ना, उससे ही हम सब मैम, क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। मैम आइसलैंड। मैम यस मैम। आइसलैंड दी। यस, आइसलैंड। तो आइसलैंड क्या होता है बेटा? आइसलैंड एंड कॉन्टिनेंट दोनों में डिफरेंस है। आइसलैंड क्या होता है? आइसलैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। लेकिन जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो ऐसा जरूरी नहीं है कि चारों तरफ से पानी से घिरा हो। और दूसरा, आइसलैंड छोटा सा होता है, आइसलैंड पे कोई एक अकेला देश बसा हो सकता है, लेकिन कॉन्टिनेंट बहुत दूर तक होता है। ओके, तो जब बहुत Yes, दूर तक ma'am. लैंडेड पार्ट पानी के अंदर से निकल के आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट। तो अब हम आते हैं टॉपिक पे। तो हमारा इंडिया भी एक कॉन्टिनेंट पे बसा हुआ है,
अब देखिए, जब हमारी अर्थ चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो क्या होता है, कभी कभार हमारी अर्थ के अंदर वाले पार्ट में, दैट मीन्स कि हलचल होती है, यानी कि हमारा जो लैंडेड पार्ट है ना, वो कभी कभार पानी में भी तो डूब सकता है हिलने की वजह से, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, थोड़ा Yes. बहुत। चलिए तो अब आगे आते हैं। Yes, अब ma'am. पढ़ेंगे अर्थक्वेक कैसे आता है। तो देखिए, द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे पहले हमें इसकी ये आवाज किसके यहाँ से आ रही है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल, आप सभी को अपना माइक बंद रखना है, मैंने आप सभी को बताया ही है। किसी के भी यहाँ माइक नहीं होना चाहिए, जिससे केवल आंसर्स पूछा जाएगा, जिससे जो केवल रिप्लाई करेंगे वही अपना माइक ऑन करेंगे, ओके? नहीं तो मुझे नेक्स्ट टाइम उस बच्चे को रिमूव करना है क्लास से। चलिए तो अभी हम आगे देखते हैं। तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। तो जो बाहर की लेयर है वो है क्रस्ट, जो कि बहुत सॉलिड है, एंड ये रॉक से, यानी कि पत्थरों से, मिट्टी से, चट्टानों से बनी है, विच फ्लोट ऑन द सेमी मॉल्टन लेयर नॉन एज द मेल्टन। अब ये जो क्रस्ट है सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसपे हम लोग चलते फिरते हैं, लेकिन जो इसके नीचे वाली लेयर है उसे हम लोग देख नहीं पाते, क्योंकि इसे देखने के लिए हमें जमीन में बहुत गहरा गड्ढा करना पड़ेगा, और उतना हम लोग कर नहीं सकते हैं, ओके? तो सबसे ऊपर की लेयर कौन सी है? क्रस्ट, जिसपे हम लोग चलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मोटी है, दैट मीन्स कि बहुत नीचे तक, ये जो क्रस्ट वाली लेयर है ना सबसे ऊपर वाली, ये ही बहुत नीचे तक है, हम इसी की गहराई तक नहीं जा सकते, तो दूसरी मेंटल कहाँ से मिलेगी हमें? तो देखिए, ये जो क्रस्ट है ये सबसे ऊपरी लेयर है, और ये सॉलिड सेल्स और रॉक्स की बनी हुई है। और इसके नीचे वाली जो लेयर है मेंटल, ये मेंटल आपकी सॉलिड नहीं है, ये थोड़ी सी मेल्ट है, दैट मीन्स की पिघली हुई है। तो ये सेमी मोल्टन है, दैट मीन्स की ऊपर वाली जो लेयर है क्रस्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा मजबूत है, पत्थरों से, चट्टानों से बनी है। लेकिन जो हमारी मेंटल है, सेकंड लेयर, ये हमारी पूरी तरह सॉलिड नहीं है, ये सेमी मोल्टन है, यानी कि इसका कुछ भाग पिघला हुआ है। तो अब आगे देखिए, अब अर्थक्वेक आता कैसे है। एन अर्थक्वेक occurs when these plated and rock cells slowly start to collide constantly, causing sudden shocks and vibration. तो अब देखिए, हमारा अर्थक्वेक हमें बताया है कैसे आता है। तो बेटा आप सभी, अब एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, आप सभी को ये पता है पेट्रोलियम, कोयला, ये सारी चीजें कैसे बनती हैं? मैम धरती से निकाली जाती है। यस मैम। कैसे बनती है बेटा? मैम जब मैम किसी एनिमल का डेथ हो जाता है मैम, 2-3 साल बाद मैम उसमें बन जाता है। बेटा 2-3 साल बाद नहीं, 2000, 3000 या 50,000 ईयर्स बाद। Yes, मैम, तो ये बहुत टाइम बाद, यानी कि इसमें 30,000, 50,000 साल, बहुत टाइम लग सकता है इन्हें बनने में। तो जब ये चीजें जमीन के नीचे दबती जाती हैं, इनके ऊपर दूसरी लेयर, इनके ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर, फिर ऊपर दूसरी लेयर, और ये लेयर जमती जाती है, जो नीचे वाली जो लेयर जाती है वो बहुत ज्यादा गर्माहट होती जाती है अंदर, और फिर क्या होता है, फिर कोयला एंड पेट्रोलियम बनता है। और आप ये सोचेंगे कि कोयला एंड पेट्रोलियम जो लिक्विड फॉर्म में है वो जमीन के नीचे से कैसे निकलता है। तो बेटा आप सभी को अब एक चीज और ध्यान से सुननी है। हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल जो कि सेमी मोल्टन है, और इसके नीचे वाली है कोर। कोर जो लेयर है उसी में पेट्रोलियम पाया जाता है, और ये बिल्कुल ही मॉल्टन फॉर्म में है। जैसे अगर आप लोग किसी प्लास्टिक को गर्म करें तो वो कैसा हो जाता है मेल्ट होने के बाद, आप सभी लोगों ने ऑब्जर्व किया है। यस मैम। तो सेम इसी फॉर्म में हमारी अर्थ के नीचे ये कोयला एंड पेट्रोलियम है, जो मॉल्ट बिल्कुल बहुत ज्यादा मेल्ट होता रहता है बहुत हाई टेम्परेचर पे। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी अर्थ के हम जैसे जैसे निचले वाली लेयर में जाते जाएं, गर्मी और ज्यादा बढ़ती जाती है, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ता जाता है। तो अब देखिए क्या होता है ना, ये देखिए जो मेंटल है हमारा, अभी हमने पढ़ा है सेमी मोल्टन है, तो अंदर वाली कोर, अब जो अंदर वाली कोर है वो बहुत गर्म है, ये गर्म होती रहती है, इसकी गर्म गैस ऊपर की तरफ उठती है, और इसकी गर्म गैस आती है मेंटल तक। जब ये इससे टकराती है तो कभी कभार क्या होता है ना, ये मेंटल जो लेयर है ये भी ऊपर की तरफ उठती है गर्माहट होने की वजह से, और फिर इस लेयर के ऊपर जो क्रस्ट है ये वाली लेयर भी गर्माहट के कारण ये भी ऊपर उठने लगती है, दैट मीन्स कि वो गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो गर्मी होने की वजह से ये जो कोयला एंड पेट्रोलियम है ना, ये कभी कभार
फट करके भी बाहर निकल के आता है, दैट मीन्स कि हमारी जमीन में छेद हो जाता है, और वो तो होता है वोल्केनिक एरप्शन। तो वोल्केनिक एरप्शन में ये सारी चीजें जमीन के अंदर से निकल करके बहुत ज्यादा स्पीड के साथ निकल करके बाहर आ जाती हैं, तो वो है हमारा वोल्केनिक एरप्शन। लेकिन अभी हम अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बेटा देखिए, जब वोल्केनिक एरप्शन नहीं आता है, फिलहाल हलचल होती रहती है, दैट मीन्स कि जो हमारी अर्थ के अंदर जो मेल्ट हुआ लावा है जिससे हमें कोयला एंड पेट्रोलियम बनाना है, वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे है, वो इतना ज्यादा गर्म होता है कि अपनी ऊपर वाली लेयर को पुश करता रहता है, और इन लेयर के पुश होने से क्या होता है, जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है वो भी कभी कभार पुश होती है ऊपर नीचे, और इनमें जो वाइब्रेशन होती है, तो जिस एरिया में ये वाइब्रेशन होगा वहां पर क्या आता है, अर्थक्वेक। ओके मैम। समझ आ गया आप सभी को अर्थक्वेक कैसे आता है? Yes, ma'am. तो अब नेक्स्ट टाइम आप सभी कंफ्यूज नहीं होंगे ना? नो मैम। देखिए ये कैसे आता है, हमारी अर्थ की लेयर्स में मूवमेंट होने से। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया, सबसे नीचे वाली लेयर और यानी कि जो कोर है उसके नीचे पिघला हुआ लावा है जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे है, वो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे है ना कि जैसे ही वो निकल के आता है वोल्केनिक एरप्शन के बाद, तो जहां पर भी आके गिरता है वो आसपास के पेड़ों को और घास वगैरह जो भी होती है उनको जला करके राख कर देता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है उसका। तो अब देखिए ये इतने ज्यादा टेम्परेचर में है, तो ये जब क्या होता है, जब ये गर्म होता रहता है ना, तो अपने ऊपर वाली लेयर्स को पुश करता रहता है, और इसी की वजह से अर्थक्वेक आता है। ओके, तो देखिए हमें ये बताया हुआ है अर्थक्वेक कब आता है, व्हेन दीस प्लेट्स एंड रॉक्स हैज स्लोली स्टार्ट टू कोलाइड कंस्टेंटली। तो जब ये हमारी मेंटल वाली जो लेयर है ये भी जब पिघलने लगती है, और इसके पिघलने की वजह से क्या होता है, जो इसके ऊपर वाली जो क्रस्ट लेयर है इसमें भी गर्माहट पहुंचती है, और इसकी कुछ लेयर में वाइब्रेशन होता है, दैट मीन्स कि वो ऊपर नीचे होने लगती है। तो इसकी वजह से ही क्या होता है, सडन शॉक, दैट मीन्स कि अचानक से झटके आते हैं, और वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। ओके यस मैम। तो अब देखिए, समटाइम दीज वाइब्रेशन आर सो पावरफुल, कभी कभार तो ये झटका बहुत ज्यादा तेज होता है, इतना ज्यादा तेज, they damage buildings, bridge, road, dams and other structure, or even cause them to fall, thereby resulting in huge loss of life and property damage। तो ये देखिए कभी कभार तो ये इतनी तेज आता है ना, बहुत बार तो ये धीरे आता है, हमें पता भी नहीं लगता, हम फील भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत बार इतनी ज्यादा तेज आता है कि बहुत सारी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। देखिए जैसे आपको इस डायग्राम में दिया है, बहुत सारे पुल टूट जाते हैं, सड़क टूट जाती हैं, जो फ्लाईओवर बने हैं वो भी टूट जाते हैं, और इन सभी से क्या होता है, देखिए रिजल्टिंग ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, बहुत बड़ी मात्रा में लाइफ का यानी कि जीवन का नुकसान होता है। अब देखिए अगर आप सपोज दैट यहीं पे इमेजिन करिए कि इसमें जो भी लोग रहते होंगे, क्या वो बचे होंगे इस पूरी बिल्डिंग गिरने के बाद? नो मैम, जो बचे भी होंगे उनके भी हाथ पैर टूट गए होंगे सभी के। तो अब देखिए यानी कि जब ये अर्थक्वेक आता है ना, तो हमें इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता है पहले से, अचानक से बिल्डिंग गिरने लग गई, हमें भागने का भी मौका नहीं मिलेगा, हम भागेंगे भी तो कहाँ से भागेंगे जब ये बिल्डिंग गिरने लगी है। और दूसरा देखिए फ्लाईओवर, अगर फ्लाईओवर टूट जाते हैं उनके ऊपर जो गाड़ियां चल रही है वो भी गिर जाएंगी, तो बहुत सारा नुकसान होता है अर्थक्वेक के आने से। However, some earthquakes are so mild that they are not even felt। कभी कभार जब अर्थक्वेक आता है तो वो धीरे आता है, दैट मीन्स कि उस समय हमारी अर्थ लेयर जो है, जो लेयर है अर्थ की, वो बहुत ही धीरे धीरे मूवमेंट करती है, और इस सिचुएशन में हमें क्या लगता है कि हम थोड़ा बहुत हिल रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें कोई झूला झूला रहा है, बस यही लगता है। ओके, तो उस सिचुएशन में हमें ज्यादा खतरा नहीं होता है, लेकिन जिस समय की वाइब्रेशन ज्यादा होती है और हमारी अर्थ क्रस्ट की लेयर्स में ये वाइब्रेशन जब तेजी से होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ओके, तो समझ आया आप सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए तो अभी हम ये पढ़ते हैं। तो आपको पता है अर्थक्वेक जहां से, जिस सेंटर से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है, दैट मीन्स कि हमारी अर्थ लेयर में जिस बिंदु से वाइब्रेशन स्टार्ट होगा उसे हम क्या कहते हैं? यस मैम। कोर। चलिए तो बेटा अभी फिलहाल बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज टाइम ओवर होने वाला है। ओके, कुछ बात करनी चाहिए तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल सर आपको कुछ बताना चाहते हैं। यस मैम। खत्म भी तो हो चुका लगता है।
स्टॉप कर दें। क्लास 5 ध्यान से सुनिए। आप सभी का जो नवोदय वाला फॉर्म है ऑलमोस्ट सभी लोगों का भरा जा चुका है। केवल किसका नहीं भरा गया है? अलसबा है या नहीं यहाँ पे? अलसबा इज नॉट कनेक्टेड। अलसबा का अभिनय पांडे इज ऑल्सो नॉट देयर। हाँ ठीक है, चलिए बाकी अभी आप सभी को जो फॉर्म है 1 by 1 एवरीबडी आई एम सेंडिंग टू यू ऑल। एक एक करके मैं सभी को भेज रहा हूँ। जिसके पास ना पहुंचे, कई लोग दूसरे नंबर से व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो जिसके पास भी मैसेज ना, मतलब आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म नहीं पहुंच रहा है, वो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं अभी आपको भेज दूंगा। आपको उसमें जो चीजें ध्यान देनी है, आपका नाम सही है या नहीं है, गलत तो नहीं है, स्पेलिंग तो नहीं गलत है। दूसरी चीजें, आपका जो कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, एससी जो भी है, तो क्या वो सही टिक है या नहीं टिक है। कहीं गलती से ऐसा तो नहीं ओबीसी में आते हैं मैंने जनरल कर दिया, या जनरल में आते हैं मैंने ओबीसी कर दिया, या एससी कर दिया। ठीक है, आपको ये चीजें कंफर्म करना है। ओके Yes, sir. और Yes, sir. दूसरा आपका वन मोर थिंग यू ऑल नीड टू चेक दैट की ऑल्सो यू नीड टू चेक दैट की जो भी आपका लेट्स से कि कोई बच्चा बॉय है तो बॉय पे टिक है या नहीं। हो सकता है मेल का फीमेल या फीमेल का मेल भी हो जाता है कई बार। पिछली बार एक बार ऐसा ही केस मेरे सामने किसी दूसरे स्कूल के बच्चे के साथ देखने को मिला। फिलहाल वो आपके साथ ऐसा ना हो, लड़की का लड़का सेलेक्ट हो जाए, लड़का का लड़की उसमें। दूसरी, आपको अपना नाम सेलेक्ट देखना है, पिताजी का नाम देखना है, माताजी का नाम देखना है। 3 चौथा, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी देखना है। डेट ऑफ बर्थ बेटा जो आप लोगों ने मेंशन करके रखा था स्कूल में, जो आपने फॉर्म भरते समय फिलअप किया था स्कूल के सारे रजिस्टर में जो मेंटेन है, वही डेट ऑफ बर्थ आपका लिखा गया है। ठीक है, चौथा। पांचवा, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ के बाद पांचवा आप लोग अपनी कैटेगरी देखेंगे। छठवां, आपको अपना ये देखना है कि whether you are a boy और गर्ल, क्या वो सही से कैटेगराइज किया गया है या नहीं। ये 6 चीजें आपको देखना है, और इन 6 चीजों में अगर कोई गलती होगी तो आप तुरंत ही आज ही मतलब मैसेज कर दीजिएगा या कॉल कर दीजिएगा, बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे। अगर किसी का गलत भी हो, मैंने सभी बच्चों का फॉर्म भरा जा चुका है, सिर्फ जिनका गड़बड़ हो जाता है किसी कारणवश कहीं गलती हो गया होगा, तो उनके लिए आज का समय है, आज रात को उसका भी काम हो, मतलब उसको मैं दोबारा फॉर्म भर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो ये पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। हर बच्चे के पास फॉर्म भेजा जा रहा है, जिसके पास नहीं गया है वो मैसेज करिए, अभी 10 मिनट बाद मैं तुरंत ही भेज दूंगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir.